चलिए सबसे पहले रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस क्या है, या फिर आ सकता है रियल इनकम, रियल नेशनल इनकम और नॉमिनल नेशनल इनकम में क्या फ़र्क है, या रियल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या नॉमिनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। तो याद रखिए सब तकरीबन एक ही जैसी चीज़ होती है। आपको यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि रियल और नॉमिनल टर्म का क्या मतलब है, कब हम रियल यूज़ करते हैं और कब नॉमिनल कहा जाएगा। तो ये हम जीडीपी के पर्सपेक्टिव से समझ लेते हैं, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। अगर आपको समझ आ गया तो आपको बाकी जगह पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले रियल जीडीपी देखें। सबसे पहले मैं जीडीपी के बारे में बात कर लेता हूँ। जीडीपी क्या है? जीडीपी ज़्यादातर बच्चों को पता होगा कि सर जीडीपी का मतलब होता है एक साल के पीरियड में एक इकोनॉमी के अंदर एक साल में जितने भी वैल्यू के गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको हम कहते हैं जीडीपी। तो जीडीपी रिफर्स टू द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, विच इज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल के पीरियड में डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जितने भी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है उसकी टोटल, वो जो टोटल वैल्यू होती है उसको हम जीडीपी कहते हैं। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि जीडीपी को हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जीडीपी कैन बी कैलकुलेटेड ऑन करंट ईयर प्राइस एंड इट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइस। खैर देखिए ज़रा जीडीपी की कैलकुलेशन किस तरीके से होती है मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, मुझे जीडीपी निकालना है ईयर 2019-20 का, 2020 लिख देता हूँ। तो 2020 का हमें जीडीपी कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सर सबसे पहले लेंगे आउटपुट। आउटपुट मतलब जितने भी जो भी क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस करी गुड्स की या सर्विसेज की, उसके बाद हम लेंगे प्राइजेस और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे जीडीपी। समझ रहे हैं बात? तो मान लो आपने आउटपुट लिया, कौन से साल का आउटपुट ले रहे हैं हम, इसी साल का 2020 का जीडीपी आप निकाल रहे हो और आउटपुट भी आप 2020 का ही ले रहे हैं। आउटपुट में क्या लिया, जैसे हमने एक साल में जो भी चीज़ें बनाई है ना उनकी क्वांटिटी ली। जैसे मान लो हमने टीवी बनाया, हमने फ्रिज प्रोड्यूस किया, ठीक है, हमने रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस किया, इसके अलावा हमने कार्स बनाई, हमने बाइक्स बनाई, इसके अलावा जो भी चीज़ें हम प्रोड्यूस करते हैं उन सबकी क्वांटिटी लेते हैं यहाँ पे एक्सेट्रा। जैसे मान लो टीवी हमने 1000 यूनिट्स बनाए, फ्रिज हमने 3000 यूनिट्स बनाए, ठीक है। फ्रिज और रेफ्रिजरेटर एक ही होता है सर, क्या बात कर रहे हो सर, कहाँ रहता है ध्यान आपका। रेफ्रिजरेटर की जगह कुछ और ले लो भाई, मोबाइल फ़ोन ले लो, गलती हो जाती है। मोबाइल फ़ोन आपने 10,000 यूनिट्स बनाए, ठीक है। कार्स आपने मान लीजिए 5000 यूनिट्स कार्स बनाई हैं, बाइक्स बनाई हैं मान लीजिए 4000 यूनिट्स, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, ये प्रोडक्शन हुआ है अलग अलग गुड्स का, तो उसको हम प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्राइस कौन से साल का सर, इन ही चीज़ों का 2020 में जो रेट चल रहा है ना उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे टीवी 1000 टीवी प्रोड्यूस किए गए, इनका जो रेट है ना तकरीबन हर एक टीवी जो है मान लो 8000 रुपये का है। फ्रिज की वैल्यू जो है वो 10,000 रुपये है हर एक फ्रिज की। मोबाइल फ़ोन जो है वो मान लीजिए 15,000 का है। कार्स की वैल्यू 3 लाख रुपए है, सॉरी 5 लाख रुपए है। बाइक जो है वो मान लो 80,000 की है। तो जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है उनका जो प्राइस चल रहा है मार्केट में, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम जीडीपी निकालेंगे और ये जो वैल्यू आएगी ना जीडीपी की टोटल, इसे हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। दिस इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। याद रखिएगा हमने क्या किया, हमने जिस साल का जीडीपी कैलकुलेट करना है ईयर 2020 का, उसी साल के आउटपुट से उसी साल के प्राइजेस को मल्टीप्लाई किया, यानी कि करंट ईयर का आउटपुट लिया, करंट ईयर का प्राइस लिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उसे हम कहेंगे नॉमिनल जीडीपी। सपोज हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो आंसर आया नॉमिनल जीडीपी का, फॉर एग्जांपल मान लो वो हो गया 50 करोड़, 50 करोड़ आ रहा है आपका। तो दिस इज कॉल्ड नॉमिनल
जीडीपी, इसको आप नॉमिनल जीडीपी कहेंगे। समझे बात? तो जीडीपी कैलकुलेट कैसे करी जाती है? आउटपुट को प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। सबको समझ आ रहा है ना? आउटपुट को प्राइस से मल्टीप्लाई करके हम निकालते हैं नॉमिनल जीडीपी। करंट ईयर के प्राइस को जब करंट ईयर के आउटपुट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो नॉमिनल जीडीपी आता है। अच्छा सर, तो अगर मैं नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला लिखूंगा तो नॉमिनल जीडीपी इक्वल्स टू हो जाएगा करंट ईयर्स आउटपुट। आपने करंट ईयर का आउटपुट लिया और उसको करंट ईयर के प्राइजेस के साथ ही मल्टीप्लाई किया, करंट ईयर्स प्राइजेस। ठीक है, 11th क्लास में आपने स्टैटिस्टिक्स में एक चैप्टर पढ़ा होगा, इंडेक्स नंबर, याद होगा। इंडेक्स नंबर में हम क्या करते हैं, जो करंट ईयर का प्रोडक्शन होता है ना, करंट ईयर के लिए हम जो क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं उसे हम कहते हैं Q1, और करंट ईयर का जो प्राइस होता है ना उसे हम कहते हैं P1। याद आ रहा होगा, P1 P0 Q1 Q0, ऐसा हमने स्टार्ट्स में किया था इंडेक्स नंबर में। ठीक है, उसमें इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के कुछ फॉर्मूले होते थे, लेस्पियर मेथड, पाशेस मेथड, फिशर्स मेथड। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है तकरीबन। नॉमिनल जीडीपी के लिए क्या करते हैं हम, करंट ईयर के आउटपुट को करंट ईयर के प्राइसेस से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज नॉमिनल जीडीपी। अच्छा, अब आगे कर लेते हैं रियल जीडीपी क्या होता है सर। देखें, मान लो हमें जीडीपी निकालना है 2020 का, तो हम क्या लेंगे, हम आउटपुट लेंगे 2020 का। मान लो आउटपुट हमने फॉर एग्जांपल टीवी, फ्रिज, मोबाइल, कार्स, बाइक, ये सब मिला के टोटल हमने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इनके प्राइस से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, जब हम रियल जीडीपी निकालते हैं ना, तो प्राइस हम करंट ईयर का नहीं लेते। करंट ईयर क्या, जिस साल का आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो ना, वो करंट ईयर कहलाता है। तो 2020 का जीडीपी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 2020 विल बी दी करंट ईयर। आउटपुट आपने 2020 का लेना है, लेकिन प्राइस हमने लिया है किसी दूसरे साल का। ये कोई भी ईयर हो सकता है, मैं यहाँ पे 2015 ले रहा हूँ, इसको हम कहते हैं बेस ईयर। बेस ईयर यूजुअली क्वेश्चन में मेंशन्ड होता है। बेस ईयर मैंने लिया है 2015, समझ आ रही है बात। करंट ईयर के आउटपुट को बेस ईयर के प्राइजेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम। बेस ईयर का प्राइस कहलाता है P0, जो भी प्राइस होगा, 100, 150, 200, 500, 600, जो भी है रेट, इस साल के आउटपुट को इसी साल के प्राइजेस के साथ मल्टीप्लाई करके, सॉरी, इस साल के आउटपुट को बेस ईयर के प्राइजेस के साथ मल्टीप्लाई करके जो जीडीपी हम कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए जीडीपी की वैल्यू आ गई इसके अकॉर्डिंग 45 करोड़, ऊपर आ रहा था 50 करोड़, इसमें आया हमारा 45 करोड़ सपोज। तो ये जो जीडीपी है, इसको निकालते वक्त हमने करंट ईयर का आउटपुट लिया है, प्राइस लिया है बेस ईयर का, तो ये जीडीपी आपका कहलाता है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी। अब देखो, फॉर्मूला वाइज अगर आपको डिफरेंस मैं बताऊं, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस क्या है, तो फॉर्मूले वाइज डिफरेंस ये हो गया कि रियल जीडीपी निकालते वक्त हम आउटपुट तो करंट ईयर का लेते हैं, करंट ईयर्स आउटपुट, लेकिन प्राइस कौन सा लेते हैं, बेस ईयर्स प्राइस लेते हैं, बेस ईयर्स प्राइस, बेस ईयर का प्राइस लेते हैं। समझ आ रही है बात। तो जीडीपी कहने का मतलब है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल के पीरियड में जितनी वैल्यू के गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी दो तरीके का हो सकता है, एक नॉमिनल जीडीपी होता है और एक रियल जीडीपी होता है। नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए हम जिस साल का जीडीपी निकालते हैं उसी साल के आउटपुट को उनके करंट ईयर प्राइजेस से ही मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब करंट ईयर का आउटपुट मल्टीप्लाई बाय दी करंट ईयर प्राइजेस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो जीडीपी की वैल्यू निकलती है उसे हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, क्योंकि जीडीपी निकालने के लिए प्राइस और क्वांटिटी को ही मल्टीप्लाई करना होता है। अब कौन सा प्राइस कौन सी क्वांटिटी ले रहे हैं इसके बेसिस पे तय होता है कि वो नॉमिनल जीडीपी कहलाएगा या रियल जीडीपी कहलाएगा। नॉमिनल कहलाएगा अगर आपने करंट ईयर के आउटपुट को करंट ईयर के प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर आपने करंट ईयर का आउटपुट लिया और प्राइस लिया बेस ईयर का, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आपको मिलेगा उसे हम कहेंगे रियल जीडीपी। समझ आई बात। कोई डाउट है किसी को तो आप कमेंट कर सकते हैं।
अमान का मैसेज है नो सर नहीं करवाया था। अब कहाँ हो भाई? अच्छा ये पहले का मैसेज है इसका, ओके। अगर अभी कुछ भी डाउट है इसमें रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा ख्याल है क्लियर होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, जीडीपी के टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। जीडीपी का प्राइमरीली जो मीनिंग है वो होता है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज, जो एक साल के पीरियड में देश में प्रोड्यूस करी जाती हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। लेकिन जीडीपी जो है उसके कैलकुलेशन के बेसिस पे, उसको कैलकुलेट जिस तरीके से किया जाता है उसके आधार पे हम दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर हम करंट ईयर के प्राइसेस को करंट ईयर के आउटपुट के साथ ही मल्टीप्लाई करके जीडीपी निकालेंगे तो उसे नॉमिनल जीडीपी कहा जाएगा, और अगर बेस ईयर के प्राइस को करंट ईयर के आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई करके जीडीपी निकाला जाएगा तो रियल जीडीपी कहलाएगा। सवाल उठता है कि सर वो बेसिकली इनमें से कौन सा रियलिस्टिक है, कौन सा चलता है? देखो दोनों ही चलता है, नॉमिनल जीडीपी भी निकालती है गवर्नमेंट और रियल जीडीपी भी निकालती है, दोनों ही कैलकुलेट किया जाता है। सवाल आपका ये होना चाहिए कि कौन सा वाला रिलायबल है, कौन सा वाला आपको एक इकोनॉमिक कंडीशन, जो आर्थिक स्थिति है देश की, उसकी एक बेहतर पिक्चर आपके सामने रखेगा। विच वन इज द बेटर इंडेक्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, विच वन इज द बेटर इंडिकेटर, बेटर पैरामीटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। नॉमिनल जीडीपी देश के आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए बेहतर पैरामीटर माना जाएगा, या रियल जीडीपी को हमें बेहतर समझना चाहिए? विच इज द बेटर इंडिकेटर, ये है आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके जहन में आना चाहिए। देखिए जिन बच्चों का आंसर नॉमिनल जीडीपी है उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा मैं आपको बताता हूं। उनको लग रहा है कि क्योंकि हम जीडीपी निकाल रहे हैं, करंट ईयर का निकाल रहे हैं, तो उसको करंट ईयर के प्राइस से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए। किसी साल का जब हम जीडीपी निकाल रहे हैं, जैसे 2020 का निकाल रहे हैं, तो 2020 के रेट से ही उसको मल्टीप्लाई करना चाहिए हमें। और जब हम करंट ईयर के आउटपुट को करंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो इकोनॉमी की कंडीशन है उसका एक बेहतर आइडिया हमें मिल पाएगा। जिन बच्चों ने नॉमिनल जीडीपी आंसर दिया है, मेरा ख्याल है उनके दिमाग में ये बात चल रही है कि करंट ईयर को करंट ईयर के प्राइस, करंट ईयर के आउटपुट को करंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी करेक्ट आंसर नहीं है, बहुत खेद है बताते हुए। चलिए मैं समझा देता हूँ रियल जीडीपी क्यों बेहतर है, नॉमिनल जीडीपी क्यों बेहतर नहीं है। इसको समझने के लिए आपको एक और एग्जाम्पल देना पड़ेगा मुझे। मान लीजिए हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर द ईयर 2020, सबसे पहले 2020 के लिए। और सबसे पहले मैं नॉमिनल जीडीपी आपको निकाल के दिखाता हूँ। नॉमिनल जीडीपी में हम क्या करेंगे सर, हम लेंगे करंट ईयर का आउटपुट, करंट ईयर आउटपुट। मान लो हमने करंट ईयर आउटपुट लिया 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट का हमने प्रोडक्शन किया इस साल, और नॉमिनल जीडीपी के अकॉर्डिंग हमें उसको करंट ईयर प्राइजेस से मल्टीप्लाई करना होता है। करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर प्राइस जो है मान लीजिए इन सब का तकरीबन ऑन एन एवरेज सभी का रेट जो है वो 50 रुपीज़ पर यूनिट है। जितने भी वैल्यू के गुड्स, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया उनका एवरेज प्राइस 50 रुपीज़ पर यूनिट है। तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जीडीपी की वैल्यू मिल जाएगी। जीडीपी आ जाएगा आपका कितना आ गया, 5 लाख, 5 लाख हो गया जीडीपी। क्या किया है हमने इसमें, हमने नॉमिनल जीडीपी निकाला है, करंट ईयर के प्राइसेस को करंट ईयर के आउटपुट से मल्टीप्लाई करके जीडीपी आया 5 लाख। अच्छा अगर हम 2020 का ही नॉमिनल जीडीपी निकालें, सॉरी रियल जीडीपी निकालें, तो सर आप निकालोगे रियल जीडीपी के लिए आप करंट ईयर का तो आउटपुट लेंगे, करंट ईयर्स आउटपुट लेंगे, लेकिन प्राइस आप करंट ईयर का नहीं लेंगे, प्राइस आप लेंगे बेस ईयर्स, बेस ईयर प्राइस। तो आपने आउटपुट, इस साल हमने प्रोडक्शन कितना किया है जी, इस साल से प्रोडक्शन 10,000 है, आउटपुट है 2020 का, प्राइस था 2020 का यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आउटपुट हम ले रहे हैं 2020 का, प्राइस ले रहे हैं बेस ईयर का विच इज 2015। तो 2020 तक ना इन चीज़ों का रेट 50 रुपये है। 2015 में तो सस्ता रहा होगा ना ये सब। 2015 में इन कमोडिटीज़ का रेट 50 रुपीज़ नहीं था, इनका रेट था 35 पर यूनिट, 35 रुपये पर यूनिट, ठीक है। तो अगर हम करंट ईयर के आउटपुट को बेस ईयर का जो प्राइस था इन सभी चीज़ों का उसके साथ मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे, जीडीपी की वैल्यू निकालेंगे, तो आपको आंसर मिलेगा 3,50,000।
तो नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से आपको जीडीपी ज्यादा दिखाई दे रही है 5 लाख, लेकिन रियल जीडीपी कह रहा है 3.5 लाख है। क्या मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है ये कह रहा है करंट ईयर को बेस ईयर के साथ मल्टीप्लाई करें 3.5 लाख आएगा। ये कह रहा है करंट ईयर को हम करंट ईयर के आउटपुट के साथ प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके निकालेंगे जीडीपी, ये 5 लाख आएगा। ठीक है, तो यहां पर ना आपको समझ नहीं आ रहा, अभी भी आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा बेहतर हुआ, नॉमिनल बेहतर हुआ या रियल। तो इसके लिए हमें एक और साल का निकालना पड़ेगा। अभी 2020 का निकालना है, समझते रहो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो। तो ईयर 2021 2021 में मुझे नॉमिनल जीडीपी निकालना है, मान लो अगले साल, और मान लीजिए अगले साल भी ना सब कुछ वैसे ही रहता है जैसे पिछले साल था, सारी चीजें वैसे ही हैं, सारे प्रोडक्शन यूनिट वैसे ही काम कर रहे हैं, सारे हालात वैसे ही चलते हैं। प्रैक्टिकल नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल में क्रिएट कर रहा हूं और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मान के चलो कि सारी चीजें वैसे ही चलती है, कोई खास बदलाव नहीं होता है। ठीक है, मतलब सारे प्रोडक्शन यूनिट उसी तरीके से काम करते रहते हैं। तो जी अगले साल जब हम नॉमिनल जीडीपी निकालेंगे ना, तो कैसे निकालेंगे सर? वही करंट ईयर का आप आउटपुट लेंगे। करंट ईयर मतलब सर करंट ईयर हो जाएगा आपका, करंट ईयर का आउटपुट अगले साल कहलाएगा 2021 करंट ईयर। उसका आउटपुट, क्योंकि मैंने कहा सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसा चलता था, इसलिए इस बार भी प्रोडक्शन आपका 10,000 यूनिट का ही है। लेकिन भाई साहब भले ही सब कुछ वैसे ही चलता रहे, लेकिन प्राइस तो वक्त के साथ बढ़ते रहते हैं, प्राइस पे आपका कंट्रोल ही नहीं है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है महंगाई बढ़ती है, करंट ईयर प्राइस वो बढ़ जाएगा। 2020 का 50 का रेट था, लेकिन 2021 में डेफिनेटली प्रोडक्शन बढ़े ना बढ़े, प्राइस तो जी बढ़ेगा। प्राइस हो गया बढ़ के 60 रुपीज पर यूनिट, 60 रुपए पर यूनिट पे पहुंच गया। तो आप जब 2021 में जीडीपी निकालेंगे, नॉमिनल जीडीपी, करंट ईयर के आउटपुट को करंट ईयर के प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके जब निकालेंगे, तो आपको आंसर पता है कितना मिलेगा? आपको आंसर मिलेगा 6 लाख। 6 लाख हो गई जीडीपी। ठीक है, मतलब 2020 में जीडीपी 5 लाख थी और 2021 में जीडीपी हो गई 6 लाख। अगर अब आपको समझ आ रहा है दिक्कत कहां है, तो मेरा ख्याल है आपको ये समझ आ गया होगा कि क्यों हम रियल जीडीपी को बेहतर कह रहे हैं, क्यों नॉमिनल जीडीपी को बेहतर नहीं समझते। देखो, अगर आपने ध्यान दिया, हुआ क्या, मैंने कहा सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसा चल रहा था पिछले साल। तो प्रोडक्शन प्रैक्टिकली उतना ही किया हमने जितना पिछले साल किया था। पिछले साल भी 10,000 का प्रोडक्शन, इस साल भी 10,000 का प्रोडक्शन। तो अगर मैं आपसे सीधा सीधा एक सवाल पूछूं कि आपने जितना काम पिछले साल किया उतना ही काम आप इस साल कर रहे हो, तो बताओ क्या एक्चुअली ग्रोथ हुई है आपकी? अगर आपने पहले भी 10,000 यूनिट बनाया, अगले साल भी आप 10,000 यूनिट बना रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी के लिहाज से मेरे को बताओ क्या इकोनॉमी ने ग्रोथ करी? क्या प्रोडक्टिविटी के लिहाज से इकोनॉमी की ग्रोथ हुई? आंसर इज नो सर। पहले भी 10,000 का प्रोडक्शन, इस बार भी 10,000 का प्रोडक्शन, इसका मतलब कोई प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रोडक्टिविटी वाइज ग्रोथ नजर नहीं आती। हमारी जो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जो है वो वहीं की वहीं अस्थिर है, कंडीशन जो है वहीं की वहीं रुकी हुई स्टेबल है। तो सलीके से देखा जाए तो कोई ग्रोथ नहीं है एज सच। आउटपुट वाइज देखा जाए 10,000 यूनिट का पहले भी प्रोडक्शन, इस बार भी प्रोडक्शन, तो अगर मैं सीधा सीधा आपसे पूछूं तो आपका जवाब आएगा नहीं सर, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है, उतनी का उतना ही प्रोडक्शन आप कर रहे हैं। जैसे मान लो आपने एक लेबर रखा, लेबर वो 100 यूनिट बना रहा था कल, और आज भी आके वो 100 यूनिट बनाता है, तो आप क्या कहेंगे? लेबर आपका ज्यादा एफिशिएंट हो गया है क्या? ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया है क्या? कल भी अगर वो 10,000 बना रहा था और आज भी अगर वो 10,000 बना रहा है, इसका मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी में कोई इन्हेंसमेंट नहीं है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है। समझ रहे हैं बात? तो सलीके से देखा जाए तो आउटपुट वाइज क्योंकि आपको कोई वैल्यू एडिशन नजर नहीं आ रहा, 2000 में भी 10,000 का प्रोडक्शन था, 2020 में भी 10,000 का प्रोडक्शन था और 2021 में भी 10,000 का प्रोडक्शन है, तो एक तरीके से कोई ग्रोथ नहीं है, तो हम कहेंगे कि इकोनॉमी जो है स्टेबल है। लेकिन जब हम जीडीपी की तरफ आते हैं ना, तो हमें ग्रोथ नजर आ जाती है भाई। हम कहते हैं जीडीपी पिछले साल निकाली गई थी 5 लाख और इस बार निकाली गई 6 लाख। वैल्यू वाइज जब देख रहे हैं ना, तो आपको जीडीपी बढ़ी हुई नजर आ रही है, आपको जीडीपी की वैल्यू 5 लाख से 6 लाख नजर आती है। इसका मतलब कि असल में तो ग्रोथ है नहीं, एक्चुअली तो प्रोडक्शन आपने उतना ही किया था जितना पिछले साल है, लेकिन वैल्यू तो कह रहा है कि 5 लाख से 6 लाख हो गई जीडीपी। इसका मतलब कि नॉमिनल जीडीपी ना आपको एक गलत पिक्चर आपके सामने रख रहा है इकोनॉमी की, असल में ग्रोथ है ही नहीं।
लेकिन नॉमिनल जीडीपी दिखा रहा है कि 5 लाख से 6 लाख हो गई है वैल्यू जीडीपी की, इसलिए इकोनॉमी में ग्रोथ हुई है, ऐसा कह रहा है नॉमिनल जीडीपी, विच इज नॉट करेक्ट। क्यों नहीं है करेक्ट, ध्यान दो, क्योंकि मैंने ये बोला कि आप किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ का अंदाजा इस बात से लगाते हैं कि उस इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ी है, आउटपुट कितना बढ़ा है, सर्विसेज की क्वांटिटी कितनी बढ़ी है। अगर आउटपुट भी नहीं बढ़ा, सर्विसेज भी नहीं बढ़ा, सिर्फ वैल्यू का बढ़ जाना, उनकी कीमतों का बढ़ जाना, टोटल अमाउंट का बढ़ जाना, क्या इस बात से साबित होता है कि इकोनॉमी में ग्रोथ हुआ है? आंसर इज नो। तो नॉमिनल जीडीपी जो है वो 5 लाख से 6 लाख होने की वजह पता है क्या है? वजह यह है कि सर प्रोडक्शन तो उतना ही था लेकिन प्राइस तो बढ़ गया ना सर। 2020 में रेट था 50 रुपए, 2021 में आते आते वो हो गया 60। तो रेट के बढ़ जाने की वजह से सिर्फ आपको जीडीपी बढ़ी हुई नजर आ रही है। सीधा सीधा अगर मैं कहूं तो महंगाई के बढ़ जाने की वजह से जीडीपी बढ़ गई, आउटपुट तो बढ़ा नहीं है। सिर्फ 50 वाली चीज 60 रुपए की हो गई तो आप कह रहे हो जीडीपी बढ़ गई। सर रियल जीडीपी की आपको इकोनॉमी की सही पिक्चर देगा? ट्राई करते हैं। अगर हमने रियल जीडीपी के हिसाब से आंसर निकाला होता, देखो रियल जीडीपी 2021 का कितना आता? सर सबसे पहले तो आप इस साल का आउटपुट लेते, 2021 का आउटपुट लेते, करंट ईयर आउटपुट। रियल जीडीपी निकालने के लिए करंट ईयर आउटपुट लेते यानी कि 2021 का आउटपुट लेंगे आप सबसे पहले। कितना लेंगे? सर पिछले साल की तरह इस बार भी 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किया था हमने, और उसको हम बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। करेक्ट, बेस ईयर्स प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। और बेस ईयर प्राइस कितना था? सर बेस ईयर प्राइस तो 35 था। याद रखो बेस ईयर कभी नहीं बदलता, क्वेश्चन के हिसाब से कभी नहीं बदलेगा। वैसे तो हर 4 साल 5 साल में बेस ईयर को चेंज कर दिया जाता है प्रैक्टिकली, लेकिन फिलहाल बेस ईयर अगर मैंने 2015 लिया पहले तो बेस ईयर सेम ही है, क्योंकि बेस ईयर सेम है, मुझे बेस ईयर का ही प्राइस लेना है। तो इसका मतलब पिछले साल बेस ईयर का प्राइस 35 लिया था मैंने, और इस बार भी प्राइस 35 ही रहेगा, क्योंकि बेस ईयर तो मैंने बदला नहीं, इसलिए प्राइस भी नहीं बदलेगा। तो इसके हिसाब से जब आप जीडीपी की वैल्यू निकालेंगे तो आपको आंसर मिलेगा फिर से 3.5 लाख। अब देखो हमारा जो लॉजिक कहता है कि सर प्रोडक्शन पिछले साल भी उतनी, इस साल भी उतनी, तो ग्रोथ नहीं हुई है, ठीक है। रियल जीडीपी भी यही कहता है। रियल जीडीपी आपका जो सोचने का तरीका उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता है। ये कहता है पिछले साल 3.5 लाख की जीडीपी थी, इस बार भी 3.5 लाख की। क्यों? क्योंकि आउटपुट में कोई इजाफा नहीं हुआ है। समझ आ रही है बात? मतलब ये कि नॉमिनल जीडीपी जो है वो प्राइजेस में चेंज होने की वजह से चेंज हो सकता है, चाहे आप आउटपुट बढ़ाओ ना बढ़ाओ वो बढ़ जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि नॉमिनल जीडीपी जो है देश की आर्थिक व्यवस्था को डिटरमिन करने के लिए, उसका आकलन करने के लिए एक सही पैरामीटर नहीं है, जबकि रियल जीडीपी जो है वो देश की आर्थिक स्थिति को इवैल्यूएट करने के लिए एक अच्छा पैरामीटर है। इसलिए क्योंकि रियल जीडीपी तब तक नहीं बढ़ता जब तक एक्चुअली प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है आपकी। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ही रियल जीडीपी जो है आपको बढ़ा हुआ आंसर देगा, तभी रियल जीडीपी की वैल्यू 3.5 लाख से 5 लाख 6 लाख 10 लाख हो सकती है। इसका मतलब अगर रियल जीडीपी बढ़ रहा है तो आप शॉर्ट कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आउटपुट के बढ़ने की वजह से बढ़ा है। लेकिन जब नॉमिनल जीडीपी बढ़ता है तो वहां पर डाउट है, कि वो जीडीपी के बढ़ने की वजह जो है क्या हो सकती है, प्राइस भी हो सकता है, और अगर आउटपुट बढ़ेगा तो आउटपुट भी हो सकता है। आउटपुट बढ़े ना बढ़े, नॉमिनल जीडीपी तो हर हाल में बढ़ेगी, और आउटपुट बढ़ जाएगा तो भी बढ़ जाएगी। तो जब मैं जीडीपी बोलता हूँ ना, नॉमिनल जीडीपी 5 लाख से 7 लाख हो गई, 8 लाख हो गई, 10 लाख हो गई, तो आपको यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन रहती है। आपको इस बात का डाउट हो सकता है कि यार पता नहीं जीडीपी असल में बढ़ी भी है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ महंगाई बढ़ जाने की, रेट के बढ़ जाने की वजह से जीडीपी की वैल्यू बढ़ी हुई आ रही है। लेकिन रियल जीडीपी अगर बढ़ती है 5 लाख से 7 लाख होती है तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि अच्छा ये तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिविटी की वजह से बढ़ सकती है, तो आउटपुट बढ़ा होगा तो रियल जीडीपी में इजाफा हुआ होगा। तो इस वजह से हम नॉमिनल जीडीपी को बेहतर इंडिकेटर नहीं मानते हैं। पीडीएफ में आपको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस मिल जाएगा, तो आप ये टॉपिक वहां से कवर करेंगे, रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। डिफरेंस आता है एग्जाम में, नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस है। एक और चीज समझ लो, रियल जीडीपी में करंट ईयर के प्राइजेस को कंसिडर करके हम नेशनल इनकम निकालते हैं या जीडीपी निकालते हैं, इसीलिए हम नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी एट करंट प्राइजेस भी कहते हैं। जीडीपी एट
करंट ईयर प्राइस, जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस भी कहते हैं, याद रखिएगा, ये नोट्स में लिखा हुआ है ऐसे। और रियल जीडीपी जो है वो उसको बेस ईयर के प्राइजेस से के आधार पे कैलकुलेट किया जाता है, और बेस ईयर का प्राइस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। इस वजह से रियल जीडीपी को हम कहते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। एक और टॉपिक है छोटा सा, वो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। डिस्कशन करना है पेमेंट्स के रिगार्डिंग। इस पे भी एग्जाम में डिफरेंस ये आएगा। पेमेंट्स मतलब जो खर्चा आप कर रहे हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स में दो तरह के खर्चे हैं, एक होता है फैक्टर एक्सपेंडिचर या फैक्टर पेमेंट हम कहते हैं उसको, और एक होता है ट्रांसफर पेमेंट्स। अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं उसकी किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के बदले, कोई आपके लिए कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहा है और उसके बदले आप पेमेंट कर रहे हैं अगेंस्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी। प्रोडक्टिव एक्टिविटी का मतलब होता है कि आपको या तो कोई गुड्स दे रहा है या आपको कोई सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। तो अगर आपको कोई सर्विसेज दे रहा है या गुड्स दे रहा है या कोई चीज़ दे रहा है इस्तेमाल करने के लिए और उसके बदले आपको पेमेंट करनी पड़ रही है, उस तरह के पेमेंट को कहा जाता है प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है। वो जो काम आपके लिए हो रहा है ना, जो बंदा आपके लिए कर रहा है, वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। और प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अगेंस्ट जो पेमेंट आप कर रहे हैं उसको हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट। प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अगेंस्ट जो पेमेंट होती है वो कहलाती है फैक्टर पेमेंट। समझ आ रही बात? मतलब जैसे आपने एक लेबर हायर किया, उसने आपके लिए काम किया, तो लेबर को आप क्या देंगे? सर लेबर को हम वेजेस पे करेंगे। आपने एक एम्प्लॉय हायर किया, उसको आप सैलरी पे करेंगे। क्यों दे रहे हैं आप? उसकी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के बदले। या तो आपको वो गुड दे रहा है या कोई सर्विसेज रेंडर कर रहा है। आपने सपोज एक बिल्डिंग किराए पे ली थी और उस बिल्डिंग का आपको क्या देना पड़ेगा? किराया, रेंट। ये प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है आपका। समझे? कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अगेंस्ट जब आप पेमेंट करते हैं ना, वो फैक्टर पेमेंट कहलाता है। ठीक है? आपने लोन उठाया था, कहीं से लोन लिया और लोन पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ा, लोन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ा, तो ये इंटरेस्ट भी जो है ये फैक्टर पेमेंट है, क्योंकि लोन जो है वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी का हिस्सा है। समझ रहे हैं बात? कि कोई भी पेमेंट आप करते हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अगेंस्ट, उसको हम फैक्टर पेमेंट कहते हैं। खास बात ये होती है फैक्टर पेमेंट की कि इसमें ये ना हमेशा बायलेटरल ट्रांसफर्स के ग्राउंड पे दिया जाएगा। बायलेटरल ट्रांसफर इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। बायलेटरल ट्रांसफर का मतलब है दोनों तरफ से ट्रांजैक्शन, यानी कि दोनों पार्टीज जो है ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं सर्विसेज रेंडर कर रहा हूँ और बदले में मैं फीस चार्ज करूंगा, तो मेरे सर्विसेज के बदले पैसा मिलेगा मुझे। मतलब ये कि मैंने आपको कुछ दिया और बदले में आप मुझे कुछ दे रहे हैं, तो दोनों तरफ से ट्रांजैक्शन हो रही है। यहाँ पे बायलेटरल ट्रांजैक्शन है। बायलेटरल ट्रांजैक्शन के ग्राउंड पे जब पेमेंट आपको करनी पड़ रही है, उसको हमने क्या नाम दे रखा है? उसको हमने कहा है फैक्टर पेमेंट। अच्छा सर, ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? ट्रांसफर पेमेंट का मतलब है जो खर्चा आप करते हैं, पेमेंट किसी को करते हैं अगेंस्ट सम नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी, किसी नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अगेंस्ट। नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया? मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर ना तो किसी गुड का फॉर्मेशन हो रहा है, ना किसी सर्विस की रेंडरेंस हो रही है, ना कोई सर्विस प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो उसे हम ट्रांसफर पेमेंट कहेंगे। जैसे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे करती है बहुत से बच्चों को, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप। अब स्कॉलरशिप में क्या है कि आपने ना तो गवर्नमेंट को कोई सामान दिया है, ना सर्विस दी, ना तो कोई गुड ना सर्विस, यानी कि गवर्नमेंट के लिए ऐसे आप कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं कर रहे, कोई प्रोडक्टिव सर्विस रेंडर नहीं कर रहे, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी आपको पेमेंट कर रही है, तो दिस इज कॉल्ड नॉन प्रोडक्टिव पेमेंट। इसी पेमेंट को हम ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। गवर्नमेंट जो है कई दफा दूसरी कंट्रीज को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन देती है, चैरिटी देती है, असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है, मॉनेटरी हेल्प करती है। ये सब क्या है? ये सब भी ट्रांसफर पेमेंट है, क्योंकि ये सब नॉन प्रोडक्टिव है। क्लियर है पॉइंट? तो स्कॉलरशिप हो गया, डोनेशन हो गया, चैरिटी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। एग्जाम्पल बता रहा हूं सिर्फ मैं। ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस का मतलब, क्योंकि कुछ स्टेट्स में या कुछ कंट्रीज में ये रूल है कि अगर वहाँ के जो रेजिडेंट हैं वो जब तक उनकी जॉब नहीं लगती है
तो गवर्नमेंट जो है उनको अलाउंसेस पे करती है, कुछ मॉनेटरी पेमेंट करती है अपनी तरफ से, उसे हम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस कहते हैं। बेरोजगारी भत्ता हिंदी में कहा जाता है, बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस में भी गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट सिर्फ पेमेंट कर रही है। ओल्ड एज पेंशन होता है, ओल्ड एज पेंशन, वृद्धा पेंशन जिसे हम कहते हैं। ओल्ड एज पेंशन का क्या रूल है कि अगर एक बंदा सीनियर सिटीजन हो जाता है, 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, तो वो गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकता है ओल्ड एज पेंशन के लिए। अब गवर्नमेंट के लिए कुछ नहीं कर रहा, देश के गुड्स एंड सर्विसेज में, देश के गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसके बावजूद गवर्नमेंट जो है उसको ओल्ड एज पेंशन दे रही है ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी लाइफ सस्टेन कर सके। तो ये जो ओल्ड एज पेंशन उसको मिल रहा है ना, इसको हम कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट। समझ आया? अच्छा, इसकी खासियत क्या है कि जैसे सर फैक्टर पेमेंट तो बाइलेटरल होता है, दोनों तरफा ट्रांजैक्शन होती है, ये होता है यूनिलेटरल, वन साइडेड, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल समझते हैं ना, यूनि मतलब होता है सिंगल, सिंगल साइडेड, तो वन साइडेड ट्रांजैक्शन होता है, सिर्फ और सिर्फ दोनों पार्टीज की तरफ से ट्रांजैक्शन नहीं होती है। नेशनल इनकम में कौन सा वाला खर्चा आता है? जब आप एक्सपेंडिचर मेथड का इस्तेमाल करके नेशनल इनकम निकालते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, सारे एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, पता ही होगा आप लोगों को, सारे एक्सपेंसेस ऐड करके हम नेशनल इनकम निकालते हैं। तो नेशनल इनकम कंप्यूटेशन में फैक्टर इनकम को इंक्लूड करेंगे या ट्रांसफर इनकम, सॉरी फैक्टर पेमेंट को इंक्लूड करेंगे या ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड करेंगे? फैक्टर पेमेंट या ट्रांसफर पेमेंट? आंसर इज फैक्टर पेमेंट। आप डोमेस्टिक इनकम निकाल रहे हो या नेशनल इनकम निकाल रहे हो, दोनों ही सिचुएशन में आप फैक्टर इनकम इंक्लूड करेंगे। डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेशन में भी फैक्टर इनकम आता है, नेशनल इनकम में भी फैक्टर इनकम ही आएगा। लेकिन आप डोमेस्टिक इनकम निकालें या नेशनल इनकम निकालें, दोनों में ही आप ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते। लॉजिक सिंपल है, सिर्फ प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स को लेना है। ट्रांसफर पेमेंट जो है प्रोडक्टिव नहीं है, उससे देश के गुड्स एंड सर्विसेज में कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है, तो उस खर्चे को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। एक और मैं बता देता हूं, एक और डिफरेंस इन दोनों में क्या है कि जो फैक्टर पेमेंट है ना, वो एक तरह की कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होती है, याद रखिएगा। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब कि आपको देना ही है, एक ऑब्लिगेशन है। जैसे आपने किसी से कोई बिल्डिंग ली किराए पे, आपने लोन लिया किसी से, या आपने किसी को जॉब पे रखा, तो जॉब पे रखा तो आपको सैलरी और वेजेस देना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, ऑब्लिगेशन है आपकी, क्योंकि आपका और उस बंदे का ना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ना आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, दैट यू विल हैव टू पे दी वेजेस, दैट यू विल हैव टू पे दी सैलरी। आपने लोन लिया है, यहाँ पे भी दो पार्टीज आपस में एग्रीड है, कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे भी आपको पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे करने के लिए आप ऑब्लाइज्ड हैं, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। दिस इज योर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। लेकिन ट्रांसफर पेमेंट जो है उसके लिए आप ऑब्लाइज्ड नहीं होते। ट्रांसफर पेमेंट जो है वो मैंडेटरी नहीं होता आपके ऊपर। ट्रांसफर पेमेंट आप श्रद्धा भाव से, आप एज अ हेल्प, एज एन असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं कि आपकी मैं मदद करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे आपने किसी फकीर की मदद करी, या किसी, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आपने किसी को राशन में हेल्प कर दी या किसी को थोड़े बहुत पैसे दे दिए, तो ये जो पेमेंट आपने करी है, राशन उसको प्रोवाइड कराया है, ये क्या है? नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है आपका, ये नेशनल इनकम में नहीं जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने एक बार ही पे कर दिया तो आपको हर बार पे करना पड़ेगा। वो बंदा आपके दरवाजे पे हर बार खड़ा हो जाएगा कि लाएं जी, आपने पिछली बार हेल्प करी थी, आप तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में मेरे साथ बंध गए, इसलिए अब आपको हर हफ्ते हर महीने पे करना पड़ेगा, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर देना पड़ेगा मेरे को। तो कहने का यह मतलब है कि फैक्टर पेमेंट तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के ग्राउंड पे अराइज होता है, लेकिन ट्रांसफर पेमेंट जो है वो नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। इनफैक्ट ऑब्लिगेशन कहना भी सही नहीं है, नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। ये आप अपनी मर्जी से देते हैं, देयर इज नो कंपल्शन ओवर इट। आप अपनी मर्जी से देते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं होता आपके लिए कि आप पे करें। समझ आ गई बात? ये है आपका टाइप्स ऑफ पेमेंट, फैक्टर पेमेंट एंड ट्रांसफर पेमेंट। इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक है इनकम, टाइप्स ऑफ इनकम, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। अगर आपको ये समझ आया तो आपको वो भी समझ आ जाएगा, वो आपको बुक में मिलेगा, जो मैंने आपको नोट्स दिए उसके अंदर नहीं है, तो आप वो वहां से कवर करेंगे। चैप्टर हो गया खत्म। अब अगली क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चले, आज के एपिसोड में इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।